Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Manu Tariq and I welcome you all to Pen Gravity. In today's video, we will be discussing about been published in Dawn newspaper today. So आपको पता है कि डॉन न्यूज़पेपर जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस पोर्शंस और इसमें जो दो पोर्शंस हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं एडिटोरियल्स जो कि आज तीन हैं, नॉट इनफ, अनचेंज रेट एंड ब्रेन बॉन्ड रिस्क। इसके अलावा हमारे पास चार इसमें ओपिनियंस आ जाते हैं जो कि आपके सामने इस पिक्चर के अंदर प्रेजेंट भी किए जा रहे हैं। अब जो एडिटोरियल्स हैं वो तो डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड होते हैं, लेकिन जो हमारे ओपिनियन हैं उसके हवाले से हमारी वीडियोस बनती हैं जो कि हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को मिलती हैं। और ये ओपिनियन ना सिर्फ ये कि 2025 के ईयर की हैं बल्कि 2024 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक भी तमाम ओपिनियन जो हैं वो वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल। इसी तरह 2025 के जनवरी से लेकर अगस्त तक के भी सब तमाम ओपिनियन अवेलेबल हैं। अब अगर इस ओपिनियन को कोई हासिल करना चाहता है तो रजिस्टर्ड नंबर पे कांटेक्ट करे और अपने आप को रजिस्टर करवाए ताकि जो डॉन न्यूज़पेपर है उसके सारे ओपिनियन उनके पास अवेलेबल हो सकें। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डॉन न्यूज़पेपर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर CSS एंड PMS एग्जाम्स और आप CSS PMS एग्जाम्स को एस नहीं कर सकते विदाउट रीडिंग द पेपर, क्योंकि आपका तमाम तर करंट अफेयर्स और ऐसे रिलेटेड मटेरियल जो है वो सारा आपको डॉन ही प्रोवाइड करता है। अलॉन्ग विद दिस इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन इम्प्रूविंग योर वोकेबलरी, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ पेन ग्रेविटी का ही एक और इनिशिएटिव है और वो इप्री जर्नल के हवाले से है, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के जर्नल्स जो इसके अंदर आर्टिकल्स या आप कह लेंगे रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं, वो भी उसके ऊपर भी इसी तरह डॉन के ओपिनियन की तरह ही ओपिनियन वीडियोस मौजूद हैं, तो वो भी जो हासिल करना चाहता है वो रजिस्टर करवा। Now let's discuss another initiative of Pen Gravity, and that is about essay writing. Essay writing, you know, is a very important component of CSS and PMS exams. आपको पता है कि हर साल सबसे ज़्यादा पेपर जो टारगेट होता है वो कौन सा है, वो ऐसे का ही पेपर है और सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी पेपर को पास करना है। इवन अभी 2025 का जो PMS का रिजल्ट आया उसने भी पोर्ट्रे किया है कि किस तरह से ऐसे पेपर के अंदर लोग फेल हुए हैं और यही सबसे वो ज़्यादा पेपर था जो कि वाइडली फेल किया गया है। ये क्रांति इश्यूज हैं, ये आप देखना। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एडिटोरियल्स। नंबर फर्स्ट एडिटोरियल इज नॉट इनफ। अब ये किस हवाले से बात हो रही है, आप सबको पता है कि एक रीसेंट डेवलपमेंट टेक प्लेस की है। कहाँ प्लेस की है जी? दोहा के अंदर। दोहा में हमास के लीडर्स जो हैं वो निगोशिएशंस कर रहे थे, तो इसके ऊपर क्या होता है कि इजराइल की तरफ से एक अटैक किया जाता है उन हमास लीडर्स के ऊपर। सो बेसिकली क्या हुआ कि एक पीस प्रोसेस जो अंडरवे था उसको इन्फ्रिंज करने की कोशिश की गई, उसको हार्म करने की कोशिश की। और ये बेसिकली क्या था, यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 2.4 है, उसकी एक ब्लेटेंट वायलेशन की इजराइल ने। किस तरह से ये वायलेशन की? क्योंकि इजराइल ने अपनी टेरिटरी के अलावा किसी और कंट्री की टेरिटरी के अंदर ये अटैक्स किए, यानी दोहा के अंदर, कतर के अंदर ये अटैक्स किए। तो ये कतर की जो है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की वायलेशन है और यूज ऑफ फोर्स जो कि नहीं कर सकते UN चार्टर आर्टिकल 2.4 के अंदर, तो इसको उसने वायलेट किया। अब इसके बाद क्या होता है कि एक अरब इस्लामिक समिट होता है दोहा के अंदर। ये क्यों बुलाया जाता है? ताकि जो इजराइल के अटैक है उसके बारे में ना जवाब दिया जा सके और इसके अंदर डिस्कशन हो सके। अब ये जो अटैक हुआ है कतर के अंदर, ये एक अनप्रेसिडेंटेड टारगेट है। क्यों? यानी अनप्रेसिडेंटेड टारगेट क्या होता है? ऐसा टारगेट जिसकी पहले कोई मिसाल ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि कतर आपको पता है कि US का बहुत बड़ा एलाय है, वो एक ऐसा पावर है जो कि US को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और हमने कतर का पास्ट में भी रोल देखा है पीस कीपिंग एफर्ट्स में। जिस तरह आपको पता है कि तालिबान के साथ जो भी सीज फायर एग्रीमेंट्स वगैरह हुए वो भी कतर ने ही ब्रोकर करवाए थे और दोहा के अंदर किए हुए थे। तो इस हवाले से कतर का एक हिस्टोरिकली भी हमें रोल नजर आता है पीस कीपिंग के अंदर। और ये US का एलाय भी है। क्यों? क्योंकि US की जो सबसे बड़ी एयरबेस है अल उदैद एयरबेस, वो भी कतर के अंदर है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये कतर की जब इन्होंने सोवरेनिटी को वायलेट किया तो हमने देखा कि रिस्पांस आया अरब और मुस्लिम लीडर्स की तरफ से। और उन्होंने बहुत जल्दी एक समिट कॉल किया जिसके ऊपर वो डिस्कस करेंगे कि इस आउटकम के क्या हम लोग, इसका आउटकम क्या हो सकता है जो कि अटैक किया गया है और क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं। अब ये बेसिकली जो दोहा समिट है ये एक स्ट्रॉन्ग वॉइस भी रिप्रेजेंट कर रहा है मुस्लिम उम्मा की अगेंस्ट इजराइल, लेकिन अभी तक ये जो है ना कोई कॉन्क्रीट कमिटमेंट इस पे नहीं हुई। यानी कि हम देखते हैं कि लफ्जी बयानात तो दिए जाते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई हासिल
कलाम जो है कोई मतलब हम ऐसे कहें कि आप कहें कि कोई फाइनलाइज्ड मूवमेंट या कोई एक्शन लिया जाए तो वो अभी तक नहीं हुआ और अभी तक हम सिर्फ रुके हुए हैं ऑन आर मेयर रेटरिक। अब समिट आउटकम्स एंड लिमिटेशंस। आउटकम में क्या हुआ जी, समिट में डिसाइड क्या हुआ, प्रपोजल हुआ है कि जो स्टेट्स हैं ना वो रिव्यू करेंगी इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल, यानी कि जितनी भी अरब स्टेट्स हैं वो देखेंगी कि क्या उन्होंने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस किस तरह से रखने हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए इजराइल के अग्रेशन के अगेंस्ट। अब ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर हम इस पिक्चर के अंदर भी जो मैंने अटैच किए देखेंगे, दोहा समिट पाकिस्तान proposes Arab Islamic Task Force to counter Israeli aggression. फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा है पाकिस्तान को ज्वाइंट अ कंबाइंड मुस्लिम सिक्योरिटी फोर्स। यानी अब क्या बात हो रही है कि पहले तो हमने देखा कि सिर्फ बयानात की हद तक इस चीज़ को महदूद रखा गया था, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से एक प्रपोजल आया है और वो प्रपोजल क्या है कि एक कंबाइंड मुस्लिम सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाए ताकि इजराइल के जो सारे एक्शंस हैं उनको काउंटर किया जा सके। अब ये क्या है, इसकी शॉर्टकमिंग क्या है, यानी कि प्रॉब्लम क्या है कि ये कोई बाइंडिंग रेजोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक सजेशन है। इसके ऊपर ना तो अभी तक कोई काम हुआ है और ना हो रहा है और शायद ना हो। तो ये क्या है, ये विशी वॉशी सजेशन है, यानी कि ये आपने बस ऐसे कह लें कि इसकी कोई लीगल इन्फोर्समेंट वगैरह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो जितने भी आपका रिजल्ट क्या है इस सारे समिट का, कि समिट हो गया, उसके अंदर डिस्कशंस भी होगी, सजेशंस भी आ गई, लेकिन ये जो सारी सजेशंस हैं दे आर नॉट बैक्ड बाय एक्शन। ये एक्सपोज क्या करती हैं कि आपकी जो मुस्लिम उम्मा है वो कितनी वीक है और उसमें कितनी डिविजन्स एग्जिस्ट करती हैं। तो बेसिकली इस तरह की चीज़ों से, इस तरह के अटैक से हमें एक दोबारा से याद दहानी होती है कि हमारे अपने ही अंदर कितने मसाइल हैं। और हम 57 ममालिक होने का, आपको पता है कि OIC के अंदर 57 मुल्क हैं, यानी 57 मुल्क दुनिया में ऐसे हैं जो कि मुस्लिम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक कंट्री इसराइल को सॉलिड रिस्पॉन्स मिलके नहीं दे सकते। तो ये बताती है कि हम लोग खुद कितने हम प्रॉब्लमेटिक हैं और वीक हैं। एस्केलेशन ऑन ग्राउंड अब देखते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि जो मुस्लिम वर्ल्ड का रिस्पॉन्स है वो है। अब हम देखते हैं कि इसराइल क्या कर रहा है। आप देखेंगे इसराइल अभी सारी एक्टिविटीज करने के बावजूद भी वो रुका नहीं है। अब ये जो बात है ना E1 सेटलमेंट, इसको आपने जरूर माइंड में रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो E1 सेटलमेंट है, इसराइल का ये न्यू प्लान है, इसके अंदर ये 3000 हाउसेज और बिल्ड करेंगे और ये उस एरिया में बिल्ड करेंगे जो कि वेस्ट बैंक के अंदर लगता है, यानी ये पैलेस्टीनियन पीपल की जगह है। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, अपने और लोगों को यहाँ के ठहराएंगे ताकि यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस को फर्दर जो एग्रावेट किया जा सके, यानी कि ये जो पैलेस्टाइन के लोग हैं उनके ऊपर ज़मीन को और तंग करने जा रहे हैं क्योंकि उनकी हाउसिंग स्पेसेस भी यहाँ से वो ख़त्म कर रहे हैं। तो इसराइल ने क्या किया है, ग्राउंड इन्वेजन की है ऑफ गाजा सिटी की, लॉन्च किए हैं इमीडिएटली आफ्टर समिट। UN कमीशन फाइंडिंग ने क्या कहा है कि इसराइल जो है कमिट कर रहा है जेनोसाइड इन गाजा, और इसको उन्होंने किस चीज़ से तशबीह दी है, हॉलोकास्ट से। हॉलोकास्ट क्या था कि जो जूस की किलिंग्स हुई थी ना नाजी के दौर में, World War II में, तो उसको हम कहते हैं हॉलोकास्ट। तो बेसिकली वही आप कर रहे हैं किधर, गाजा के अंदर, यानी जेनोसाइड कमिट कर रहे हैं और ये UN ने भी मान लिया है। इसमें वो पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं कि जिस तरह 7 अक्टूबर के बाद जब हमास ने अटैक किया था, उसके बाद उन्होंने रिलेंटलेस स्ट्राइक्स इधर कैरी आउट किए हैं, टारगेट किया है ईरान, एलाइज को और अब कतर को। अब इसकी वजह से इम्प्लीकेशन यानी कॉन्सिक्वेंस क्या आ रहा है कि आपका जो रीजन है यानी मिडल ईस्टर्न रीजन है वो डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है और इसमें और रिस्क अटैच हो रहा है कि बाकी मुस्लिम स्टेट्स भी अटैक होंगी। अब हम इसकी बात क्यों करें, देखें अब आपका यहाँ पे आता है सऊदी अरेबिया, टर्की, इसके बाद ईरान पे तो वो लोग पहले ही अटैक करते हैं। दोहा अगर महफूज नहीं है तो कैसे ऐसे हो सकता है कि सऊदी अरेबिया महफूज होगा या टर्की कभी भी महफूज हो सकेगा। तो इसकी वजह से क्या एक चीज़ स्प्रेड हो रही है कि ये जो रीजन है उसके अंदर इसराइल अपनी एक्टिविटीज़ फर्दर भी कैरी आउट करेगा और ये पूरे रीजन को डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लेकर जाएगा। स्ट्रक्चरल वीकनेस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। अब हमें क्या नजर आता है कि इस सब की वजह से एक वीकनेस मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर नजर आती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, हमने वो मिस कर दी। ये क्या था, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी फॉर OIC और अरब लीग के वो बेसिकली क्या करें, कलेक्टिवली एक एक्शन बनाए इसराइल के अगेंस्ट, यानी कि कलेक्टिव बाइकआउट करें इसराइल का, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं कर रहे ये? क्योंकि इनके डिपेंडेंसी इश्यूज हैं। GCC यानी गल्फ कॉर्पोरेशन जो है
काउंसिल वो क्या एक्सपेक्ट करती है कि यूएस जो है वो इसराइल को रोकेगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन उनकी बिल्कुल गलत है। रियलिटी क्या है कि यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओपनली जो है प्रो जायनिस्ट है, यानी ये इसराइल की आइडियोलॉजी के बिल्कुल मतलब उनको सपोर्ट करती है, और ये आइडियोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है इसराइल को क्राइम्स कैरी आउट करने के लिए। अब इसका हमें किस तरह पता चलता है कि राइट आफ्टर दिस अटैक जो मार्को रूबियो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो हमें पाए जाए नजर आते हैं जी इसराइल के अंदर। आउटकम क्या है कि मुस्लिम स्टेट्स रिमेन रेटोरिकली यूनाइटेड बट स्ट्रेटेजिकली फ्रैक्चर्ड, यानी कि हम लोग बयानिए में तो इकट्ठे हैं, लेकिन जहाँ पे एक्शन लेने की बात आती है वहाँ पे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, वीकनेसेस नज़र आ रही हैं और दरारें नज़र आ रही हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, करना क्या चाहिए? सेल्फ रिलायंस की तरफ चाहे अरब मुस्लिम ब्लॉक, यानी कि डिपेंड करें अपने आप के ऊपर और एक्सटर्नल एक्टर्स पे ना डिपेंड करें, पर्टिकुलरली सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि अरब जितनी भी कंट्रीज हैं वो सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट हैं यूएस के ऊपर। तो जब यूएस के ऊपर डिपेंडेंट होंगी तो यूएस कभी भी अपने इतने बड़े सपोर्टर को तो नाराज करके इन कंट्रीज की सिक्योरिटी के लिए नहीं आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है जी, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है मुस्लिम कंट्रीज को। इसमें हमें यूनिफाइड एक्शन प्लान की जरूरत है, यानी डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक बाइकआउट करना है इसराइल और उसके बैकर्स का। इसके साथ साथ एक जॉइंट मुस्लिम सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाना है और प्रेशर इनके ऊपर डालना है थ्रू कलेक्टिव लीवरेज। अब कलेक्टिव लीवरेज क्या है कि ये जितनी अरब कंट्रीज हैं इनके पास सबसे बड़ी लीवरेज क्या है कि ऑयल, ट्रेड और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, तो इनको यूज करें इसराइल के अगेंस्ट और उनको अपनी बात मनवाने पे मजबूर करें। और इसके साथ साथ मॉरल इंपेरेटिव हमारे पास, यानी मॉरल ड्यूटी हमारे पास मुस्लिम उम्मा के पास क्या आती है कि वी शुड मेक श्योर दैट देयर इज एन एंड ऑफ जेनोसाइड इन गाजा, और इसके लिए हमें टेंजिबल और रियल स्टेप्स करने की ज़रूरत है और सिर्फ लफ्जी बयानों से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। Now let's move towards second editorial, and that is about State Bank of Pakistan policy rate decision. इसमें क्या बात हुई है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने पॉलिसी रेट अभी भी 11% पे रखा है, यानी कि उसको चेंज नहीं किया, और ये थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम है जो कि 11% पे इसको रखा जा रहा है। अब इसका रैशनल क्या है, यानी इसका रीज़न क्या है कि जो इसको क्यों नहीं चेंज किया जा रहा, क्योंकि अगर इसको चेंज किया जाएगा तो फूड इन्फ्लेशन जो है वो आएगी। अब फूड इन्फ्लेशन क्यों आएगी, क्योंकि आपका फ्लड के बाद आपको पता है कि जो पाकिस्तान है उसमें क्रॉप्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो गई हैं। तो ये जो डिसीजन है ये बैलेंस करता है रिस्क ऑफ फूड इन्फ्लेशन एंड इम्पोर्ट डिमांड, यानी इन दोनों के दरमियान में एक बैलेंस ये कायम करता है, इसलिए इसको चेंज नहीं किया जा रहा। इसके साथ साथ ये आपकी जो कंट्री के अंदर एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव हुई है उसको प्रिजर्व कर रहा है, यानी अगर हम इसको चेंज करेंगे तो अभी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो स्टेबिलिटी कंट्री में आई हुई है वो फ्लक्चुएट करेगी और वो नहीं चाहती आपकी गवर्नमेंट। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, फ्लड्स की वजह से आपको पता है जो खरीफ क्रॉप्स यील्ड्स हैं वो थ्रेटन हुई हैं और उसकी वजह से हायर फूड प्राइसेस हुई हैं, और करंट अकाउंट प्रेशर जो है वो भी, उसका भी रिस्क है कि वो हाई होगा। तो इन्फ्लेशन जो है ना आपकी जो कि टारगेट है दिस ईयर के लिए दैट इज 5 till 7%, और ग्रोथ रिवाइज टू लोअर बैंड ऑफ 3.25 till 4.25 रेंज। अब ये बेसिकली फैक्ट्स फिगर्स हैं जो कि इसके कॉन्टेक्स्ट में आते हैं कि क्या हमारा ग्रोथ फिगर हमने टारगेट क्या रखा है, उसमें इन्फ्लेशन हम कितनी टारगेट कर रहे हैं कि इतने पे हम जाने देंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, और फ्लड्स का उस पर क्या इम्पैक्ट है। इस सब की वजह से जो डिसीजन लिया गया है कि वो आपकी पॉलिसी रेट चेंज नहीं हुई, और उसका रैशनल भी मैंने आपको बता दिया है, ताकि जो फूड इन्फ्लेशन है और इम्पोर्ट डिमांड है उसके दरमियान में एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। इसके बाद इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। अब क्या हुआ कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कॉन्फिडेंट है कि इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्गर फुटिंग पे चल रही है वर्सेस पास्ट फ्लड इवेंट्स। की सपोर्ट्स इसमें क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन मॉडरेटेड, कोर इन्फ्लेशन ट्रेंडिंग डाउन, यानी कि आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक नोशन बारी बारी आ रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रही है और इन्फ्लेशन के जो हमारे पास ट्रेंड्स हैं वो नीचे आ रहे हैं। फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो हमारे, जो कि हम बात कर रहे थे ना कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव की है, तो ये बेसिकली उसको सपोर्ट करती है बात कि किस तरह हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। तो नंबर 1 इज के इन्फ्लेशन इज ट्रेंडिंग डाउन। नंबर 2 फॉरेन रिजर्व्स जो हैं पाकिस्तान में वो अभी $14.3 बिलियन पे हैं, और हमने एक्सपेक्टेड है कि बाय द एंड ऑफ 2025 हम $15.5 बिलियन अचीव कर लेंगे। रेमिटेंसेज रोबस्ट, यानी सपोर्टिंग एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, आपको जो रेमिटेंसेज हैं वो काफ़ी मिकदार में पाकिस्तान में आ रही हैं, इसकी वजह से भी आपकी स्टेबिलिटी अचीव हो रही है। FBR टैक्स कलेक्शन ग्रोथ,
एक्सपेक्टेड प्राइमरी सरप्लस, यानी कि जो फिजिकल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर है 2026 का, उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अपने जो ग्रोथ है, कलेक्शन के टारगेट्स और ग्रोथ हैं उनको अचीव कर लेंगे। इसके साथ एक और फैक्टर क्या है कि जो ग्लोबल ट्रेड के अंदर अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई थी वो भी अब कम हो गई है। क्यों? क्योंकि पहले आपको पता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने एकदम से टैरिफ्स वगैरह लगा दिए, उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आई, लेकिन अब ये कुछ हद तक रिड्यूस हो गई है। और कमोडिटी प्राइसेस आउटलुक बिनाइन, यानी कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, नीड्स हैं, उनकी प्राइसेस भी कोई ऐसा चेंज नहीं हो रही। लेकिन इसके बावजूद देयर आर रिस्क्स एंड चैलेंजेस, यानी कि फ्लड रिलेटेड रिकंस्ट्रक्शन जो है उसमें बहुत ज़्यादा आपको पैसे चाहिए होंगे और इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी के ऊपर एक फिजिकल प्रेशर आएगा। इसके साथ साथ फिर आपका जो रेवेन्यू है वो स्लो डाउन रिस्क उसने इख्तियार किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपकी पोटेंशियल फिजिकल स्लिपेजेस हैं कि रेवेन्यू जो आप इतना जनरेट नहीं कर पाएंगे तो आपका एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के दरमियान जो है डिफरेंसेस फिर भी रहेंगे। राइजिंग नीड टू सेफ गार्ड एक्सटर्नल बफर्स एंड अवॉइड इरोजन ऑफ रीसेंट स्टेबिलिटी, यानी कि आपकी अभी भी ये इस तरह के नीड जो है एग्जिस्ट करेगी कि आपने किस तरह से अपनी इकोनॉमी को बैरूनी और अंदरूनी दोनों शॉक से बचाना है और अवॉइड करना है कि ये जो आपने रीसेंट स्टेबिलिटी अचीव की है ये किसी भी तरह से ख़त्म ना हो। और लास्ट ये है कि ग्रोथ की जो आउटलुक है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका एग्रीकल्चर जो है वो रिजिलियंट हो और आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। तो ये दोनों ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान अभी तक जो है वो हमें उसको चैलेंजेस फेस करता है। क्यों? क्योंकि अभी फ्लड्स के बाद आपने देखा है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत ज़्यादा हद तक मुतासिर हुआ है और आपकी एक्सपोर्ट भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, यानी उसमें वैल्यू एडिशन के प्रोडक्ट्स कोई भी नहीं है और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये दो भी पोज करते हैं थ्रेट टू द कि आप किस तरह से अपनी माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करेंगे। पॉलिसी इम्प्लीकेशन एंड वे फॉरवर्ड, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आप कर रहे हैं इनको कंटिन्यू करें। इसमें क्या आ जाता है, टैक्सेशन आ जाएगी और स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज के अंदर अगर आप कोई चेंज लेकर आ रहे हैं तो वी शुड कंटिन्यू विद दैट। इसके बाद आप पॉलिसीज बनाएं, मॉनेटरी पॉलिसीज और फिजिकल पॉलिसीज जो कि प्रूडेंट हों। प्रूडेंट से क्या होती हैं? प्रैग्मेटिक हों और जो कि बैलेंस करती हो इन्फ्लेशन को विद ग्रोथ नीड्स, यानी कि आपने ग्रो करना है ठीक है, लेकिन आप इसके वजह से इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा ना कर दें या इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा कम ना कर दें कि आप ग्रो ही ना कर पाएँ। तो बेसिकली इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस मेंटेन करना है। फिर क्रिएट करनी है फिजिकल स्पेस फॉर डेवलपमेंट स्पेंडिंग, यानी कि आपने जो आईएमएफ के प्रोजेक्ट्स के अंदर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स आते हैं जो कि आपको कहते हैं कि ऑस्टेरिटी मेजर्स डेवलप करने हैं, उसमें क्या होता है कि आपकी डेवलपमेंट स्पेंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाती है। तो इसमें आपने स्पेस पैदा करनी है अपने सिस्टम के अंदर कि ठीक है आपने ऑस्टेरिटी मेजर्स तो अडॉप्ट करने हैं लेकिन लोगों की डेवलपमेंट के ऊपर भी स्पेंड करना है। फिर है जी स्ट्रेंथन करें एक्सटर्नल एंड फिजिकल बफर्स टू विदस्टैंड फ्यूचर शॉक्स, यानी कि आप ऐसी अपनी इकोनॉमी को इम्यून करें कि वो किसी भी किस्म के शॉक से फ्यूचर में अपने आप को बचा सके। अब इन तमाम चीज़ों का गोल आपका क्या होना चाहिए कि आप सस्टेनेबल ग्रोथ करें, और सस्टेनेबल ग्रोथ कब होगी? जब आप स्टेबिलिटी को सेफ गार्ड करेंगे। अब आ जाता है जी हमारा लास्ट एडिटोरियल जो कि है रेन बॉन्ड रिस्क के हवाले से। अब क्यों है जी ये कि आपको पता है कि फ्लड आया, फ्लड की वजह से जो अब एक पोस्ट फ्लड बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है वो आता है आपका हेल्थ क्राइसिस। क्यों? क्योंकि आपका जो इम्पैक्ट होता है रेंज का वो बहुत ज़्यादा होता है। फ्लडिंग हुई है जी पंजाब और सिंध में, इसकी वजह से हॉस्पिटल्स जो हैं वो आपके ओवरवेल्म्ड हैं यानी भर गए हैं। किसकी वजह से? मॉस्किटो बॉर्न एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस की। अब आपको पता है कि डेंगू जो है वो बहुत ज़्यादा फैलेगा पाकिस्तान में और पाकिस्तान में एक्सट्रीम रिस्क एग्जिस्ट करता है डेंगू के हवाले से। वाटर बॉर्न डिजीजेस में क्या आ जाते हैं? कॉलरा एंड डायरिया, टेटनस एंड स्नेक बाइट्स, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस, मलेरिया एंड डेंगी, स्किन इन्फेक्शंस एंड कंजक्टिवाइटिस जो कि आंखों की बीमारी होती है, निमोनिया एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज। तो डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, डेंगू, मलेरिया की, गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस की, स्किन रैशेज, आई इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इश्यूज। तो कोर वीकनेस पाकिस्तान की बेसिकली एक्सपोज होती है, यानी कि हमारा सैनिटेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है, क्रॉनिक अंडर इन्वेस्टमेंट है आपकी पब्लिक हेल्थ में, यानी जो आपकी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स हैं उनकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो अब इतने लार्ज नंबर में लोगों को डील कर सकें।
तो इसकी वजह से आपकी जो अलार्म बेल्स हैं दे हैव बीन रिंगिंग, और आप क्या बता रहे हैं कि जो मेट ऑफिस है उसने क्या कहा है कि पाकिस्तान में हाई रिस्क है डेंगू सितंबर 20 से लेकर दिसंबर तक। तो आप सबको भी आई वुड हाईली सजेस्ट, क्योंकि आप सब पढ़ रहे हैं और आप लोग जो है अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें और डेंगू से अपने आप को जिस हद तक महफूज रख सकते हैं रखें। रिस्क फैक्टर्स इसमें क्या है जी, वाटर लॉगिंग है, ह्यूमिडिटी आपकी 60% से ज़्यादा है, और अभी कई कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। तो ये ऐसी कंडीशंस हैं जो कि परफेक्ट कंसिडर की जाती हैं मॉस्किटो की ब्रीडिंग के लिए। फोरकास्ट इसमें क्या है कि अभी और बारिशें होंगी, फिर फ्लड्स आएंगे, और ये जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है ये पाकिस्तान में अब लंबा चलने वाला है। इसकी वजह से हमारे गैप्स भी कुछ नजर आए हैं करंट रिस्पांस में, यानी कि हमारे रिएक्टिव मेजर्स हैं। अब आप देखेंगे जो प्रोविंशियल अलर्ट्स हैं और इमरजेंसी वगैरह है वो बेसिकली क्या करें, बजाय इसके कि वो प्रोएक्टिव अप्रोच लेके पहले से लोगों को या अपनी जो हुकूमती सतह के ऊपर इसके हवाले से कोई इकदाम करते, अब वो बेसिकली क्या करें, अलर्ट्स और इमरजेंसी वगैरह जो हैं वो ही इशू कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स प्लीड कर रहे हैं, यानी हॉस्पिटल्स मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमें सप्लाईज और मेडिसिन दी जाएं, और इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं दे आर सेंडिंग प्योरिफिकेशन टैबलेट्स एंड रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। लेकिन हमारे इस सब की वजह से कुछ सिस्टमेटिक इश्यूज जो हैं वो हाईलाइट हुए हैं, यानी कि हम सबको पता था कि पाकिस्तान में बारिशें होनी है, लेकिन इसके बावजूद हमने बारिशों से पहले के जो प्लानिंग है वो नहीं की। और अब ये देखें कि बारिशें होना इस रीजन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम कहें कि आज आज सैलाब आया तो आज से 10-15 सालों बाद आएगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ रिकरेंट फिनोमेना इन दिस रीजन। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज से ये रीजन बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। तो हम देख रहे हैं कि हर साल जो है इस तरह के फ्लड्स आ रहे हैं। 2022-23 में इतने सिवियर फ्लड्स आए, फिर 24 में आए लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आए, लेकिन 25 में अब आए। तो ये एक एनुअल साइकिल बन गई है और ये अवॉइडेबल सफरिंग है, यानी इस चीज़ों को हम कंट्रोल कर सके हैं। हम पहले अगर प्लानिंग की हो, प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई हो, तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम लोगों को क्लीन वाटर और प्राइवेट केयर तो एटलीस्ट अच्छी पहुंचा सकें। तो इसको पहुंचाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें प्रिपेयर्डनेस करनी पड़ेगी ओवर फायर फाइटिंग, यानी हमें पहले से अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम एट द 11th आवर जब पानी सर से ऊपर गुजर जाए तो तब इसके ऊपर रिएक्ट करें। हमने क्या करना है जी, नंबर 1 वी हैव टू इन्वेस्ट इन ड्रेनेज एंड सीवरेज सिस्टम, यानी कि जो आपके अर्बन एरियाज हैं उनके अंदर आपने अपनी ड्रेनेज बेहतर करनी है, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करना है। नंबर 2 हमने स्टैब्लिश करना है डिजीज सर्वेलेंस नेटवर्क्स फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड कंटेनमेंट, यानी कि जहाँ जहाँ पे अब ये आउटब्रेक्स आएंगी डिजीजेस की, वहाँ पे आप नेटवर्क्स बनाएं, उनको आप डिटेक्ट करें और उन लोगों को और उन बीमारियों को उन्हीं एरियाज के अंदर कंटेन करें। फिर नंबर 3 पे इंश्योर करें सेफ वाटर एंड सैनिटेशन एंड रिलीफ कैंप्स। जो कि फ्लड से लोग इम्पैक्टेड हैं वो कहाँ पे आजकल रह रहे हैं, रिलीफ कैंप्स के अंदर रह रहे हैं, तो उनको आपने साफ पानी मुहैया करना है ताकि उनके अंदर बीमारियां ना फैल सकें। लास्टली है जी ईयर राउंड वेक्टर कंट्रोल, नॉट जस्ट पोस्ट फ्लड। आपको पता है कि डेंगू तो बहुत अरसे से इस एरिया के अंदर है पाकिस्तान में पर्टिकुलरली, तो इसमें हमने पूरे साल की एफर्ट्स करनी है, ना सिर्फ ये कि अब अगर सैलाब आ गया तो उसके बाद हम देखेंगे हमने डेंगू को किस तरह स्टॉप करना है। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए, ब्रेक द साइकिल ऑफ मूनसून ड्रिवन हेल्थ क्राइसिस और प्रोटेक्ट करें अपनी वल्नरेबल पॉपुलेशन। So that's all from my side today. I hope that this video was helpful. Till next video, thank you and Allah Hafiz. Do give your feedback because it will be highly appreciated.